Hello students, welcome to Chima classes in collaboration with City Model College। हम लोग क्लास 12th में चैप्टर 6 डीसी करंट एंड मेजरमेंट्स को स्टडी कर रहे हैं और आज ये इसका पार्ट 2 है। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का मतलब है कि हम जो सेल्स हैं इलेक्ट्रिकल सेल्स उनको हम या तो सीरीज में लगाएंगे या फिर हम उनको पैरेलल में लगाएंगे या फिर उनको मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में लगाएंगे, या जो सेल्स होंगे वो सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। और इस तरह से जब सेलों के कॉम्बिनेशन को किसी सर्किट में यूज करते हैं तो उनसे करंट हमको मिलती है, और वो करंट कब और किस सिस्टम में या किस कॉम्बिनेशन में ज़्यादा बेनिफिशियल होती है हमारे सर्किट के लिए, उसी की स्टडी यहाँ पर करेंगे। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन की, यानी कुछ सेल्स हैं जिनको हम सीरीज कॉम्बिनेशन में लेंगे। जैसे यहाँ पर ये आपने कई सारे सेल्स लिए हुए हैं, 1 2 3 4 एंड इस तरह से कई सेल्स हैं। अब उनको एक इन जनरल टर्म से बात करें तो सपोज n सेल्स हमने लिए हैं, और किसी मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए या जो रूल्स हमने अभी नहीं पढ़े हैं उनको अवॉइड करने के लिए हमने यहाँ पर जो सारे सेल्स लिए हैं वो सेम ईएमएफ के लिए यानी आइडेंटिकल सेल लिए हैं। सबका जो ईएमएफ है वो ई है और सारे सेल्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आर है। तो ऐसे सेल्स हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाए हैं और उनको फिर हमने सर्किट में ऐड किया है। और सर्किट में यहाँ पर कोई भी आपका लोड रेजिस्टेंस होगा, लोड रेजिस्टेंस इन द सेंस कि कोई आपने बल्ब लगा रखा है या आपने ट्यूबलाइट लगा रखी है या आपने मोटर लगा रखी है या फैन लगा रखा है, कोई भी चीज जो आप यहां से कनेक्ट कर रहे हैं उसको हम लोग लोड रेजिस्टेंस कहते हैं, और उसको हम लोगों ने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया है। तो इस तरह से ये हमारे जो सेल्स हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो एन सेल हमने लिए हैं यहाँ पर और वो सीरीज में कनेक्ट किया है। सबका ईएमएफ ई है और उनका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। अब सेल्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ने से क्या बेनिफिट हो रहा है, वो ये है कि हमको पता है किसी सेल का ईएमएफ यदि ई है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो सेल्स के जो पॉजिटिव टर्मिनल पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसको ई एनर्जी सप्लाई कर रहा है, ई वोल्ट पर कूलाम, सॉरी ई जूल पर कूलाम, जिसको हम लोग ई वोल्ट कहते हैं, जो यहाँ पर मेंशन होता है किसी सेल का। जैसे किसी सेल का ईएमएफ 2 वोल्ट है तो 2 वोल्ट का मतलब हो गया कि पर कूलाम वो 2 वोल्ट की एनर्जी सप्लाई कर रहा है। तो इस तरह से एक सेल आपने लिया हुआ है तो वो 2 जूल पर कूलाम यानी 2 वोल्ट की एनर्जी सप्लाई कर रहा है सर्किट में चार्ज के फ्लो होने के लिए। दूसरा सेल लिया है तो वो भी चार्ज को फ्लो होने के लिए उतना ही जितना उसका ईएमएफ है उतनी वो एनर्जी सप्लाई कर रहा है। तो सपोज ये भी 2 वोल्ट का है तो ये भी आपको 2 जूल पर कूलाम एनर्जी सप्लाई कर रहा है। ऐसे ही अगर आपका एक और सेल लिया हुआ है वो भी 2 वोल्ट का है तो वो भी चार्ज के फ्लो होने के लिए पर कूलाम 2 जूल की एनर्जी सप्लाई कर रहा है। तो इस तरह से इस सर्किट में चार्ज को फ्लो होने के लिए टोटल जो एनर्जी मिल गई वो इन सारे सेल्स के द्वारा जो प्रोवाइडेड एनर्जी है उसका सम हो गई। तो इसीलिए जब सीरीज में सेल्स लगते हैं तो जो नेट ईएमएफ हो जाता है वो उन सारे ईएमएफ का सम हो जाता है, क्योंकि सबकी एनर्जी उस पर्टिकुलर सर्किट में इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में ऐड हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर n सेल्स लिए हैं तो जो टोटल आपकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो जाएगा या जो एनर्जी मिलेगी चार्ज को इस सर्किट में मूव करने के लिए वो सबका सम हो जाएगी, और चूंकि n टाइम्स हैं तो टोटल एनर्जी हो जाएगी Ne। तो इसको इस तरह से हम लिख लेंगे कि टोटल ईएमएफ ऑफ द सेल यानी E इफेक्टिव कितना हो गया, सारे सेल्स को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को n बार ऐड कर दिया यानी Ne हो गया। फिर रेजिस्टेंस की बात आती है, क्योंकि सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो करंट को इफेक्ट करता है, और यहाँ पर जो सेल्स है उनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, और सारे सेल आइडेंटिकल लिए हैं तो इसलिए सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी स्मॉल r है, और सारे सेल सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड हैं तो सारे रेजिस्टेंस भी सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जब आपके रेजिस्टेंस ऐड हैं तो उनका जो सम हो जाएगा वो सारे रेजिस्टेंसेस का इंडिविजुअल सम हो जाएगा R प्लस R, और n सेल हैं तो टोटल जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो आपका हो जाएगा NR, यानी
सारे सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया आपका NR। सर्किट में यदि करंट निकालनी है तो करंट का मतलब हमको पता है, करंट इज इक्वल टू होता है टोटल ईएमएफ, करंट इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। इस टोटल रेजिस्टेंस में आपका इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है, यानी सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस तो NR हो गया, एक्सटर्नल में कितना है कैपिटल R। अब जो कैपिटल R है ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि सारे सेल का जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा, चाहे वो सीरीज कॉम्बिनेशन में हो और चाहे वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के हमेशा पैरेलल होता है। तो इस सीरीज में होता है। नेट इंटरनल रेजिस्टेंस जितना भी होगा, चाहे वो आपका सीरीज में हो या वो पैरेलल हो, जो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ हमेशा सीरीज में होगा। तो यहां पर भी सीरीज में है, तो इसलिए नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा पूरे सर्किट का, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, और वो हमेशा सीरीज में होता है, तो सिंपली NR प्लस R हो गया। अब सर्किट में करंट कितनी फ्लो होगी, तो करंट के लिए ये फॉर्मूला हमारा है I इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो इसलिए करंट I क्या हो जाएगा, टोटल ईएमएफ जो कि NE है, टोटल रेजिस्टेंस जो कि NR अपॉन NR प्लस R है। तो इस तरह से आपके सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है I, वो करंट है I NR प्लस R। अब ये सर्किट मैक्सिमम क्यों कब होगी, क्योंकि हमको जो सेल का यूज करना है वो इस तरह से यूज करना है कि हमको सर्किट में मैक्सिमम करंट मिल सके। तो I की वैल्यू आ गई NE अपॉन NR प्लस R। अब ये मैक्सिमम कब होगी, किन कंडीशंस में होगी, उसको हम यहां पर चेक करेंगे। तो जरा कुछ यहां पर रब कर लें पहले हम। तो अब यहां पर हमने लिखा कि फर्स्ट केस को कंसीडर किया कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत कम है, यानी जो सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आपके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत कम। ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जैसे आप कोई हैवी लोड का मतलब कोई हैवी मोटर या कोई हैवी इंस्ट्रूमेंट जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, जो ज्यादा पावर कंज्यूम करता है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को आप लगा रहे हैं सेल्स के साथ में, और वहां पर सेल्स को आपने सीरीज कॉम्बिनेशन में लिया हुआ है, और वहां पर जो आपके रेजिस्टेंसेस है सेल के, वो इंटरनल रेजिस्टेंस आपके एक्सटर्नल लोड के जो वैल्यू है उसका जो रेजिस्टेंस है उससे बहुत कम है। सपोज आप हीटर जला रहे हैं तो हीटर का रेजिस्टेंस तो बहुत ज्यादा है, तो उसके कंपैरिजन में आपके सेल्स का रेजिस्टेंस बहुत कम है। या कोई आप हैवी मोटर जला रहे हैं जिसका की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है और उससे कंपैरिजन में आपका सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि सेल का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस भी आपके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत कम होगा, और फिर आप NR को नेग्लिजिबल मान लेंगे, यानी NR को आप ओमिट कर सकते हैं। तब I की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए I की वैल्यू आ गई NE अपॉन R, और NE अपॉन R का मतलब है N इंटू E अपॉन R। अब ये क्या बता रहा है, ये क्वेश्चन बता रहा है कि आपको जो करंट मिल रही है वो एक सेल से मिलने वाली करंट का N टाइम्स है, क्योंकि एक सेल से जो करंट मिलेगी वो E अपॉन R होगा, और आपको करंट कितनी मिल रही है, N सेल्स से मिलने वाली करंट के बराबर आपको करंट मिल रही है। तो एक तरह से ये फायदे का सौदा हुआ, क्योंकि हमने यहां पर सारे सेल्स N लगाए हैं और हमको N सेल के बराबर ही करंट मिल रही है। तो नेक्स्ट केस अब क्या हो गया, ये तो ये हो गया कि हमको यहां पर N सेल से करंट मिलेगी, तो हमारे सारे सेल्स को सीरीज में लगाने का यूज हो गया। अब यदि उसका रिवर्स हो कि आप जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा रहे हो, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा रहे हो उसकी जो वैल्यू है वो सेल्स के इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत कम है, यानी रिवर्स है, यानी सेल का खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है और आपकी जो इंस्ट्रूमेंट या आपने लगाया है उसका जो रेजिस्टेंस है वो सेल के रेजिस्टेंस से काफी कम है। तो अब कंडीशन क्या बन जाएगी कि जो सेलों का खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया वो अपने आप में इतना ज्यादा है कि बाहरी लोड के कंपैरिजन में वो खुद में बहुत ज्यादा है, यानी NR इज वेरी ग्रेटर देन R। तो अब यहां पर क्या होगा,
अब यहां पर आपका जो एनआर वैल्यू है उसके कंपैरिजन में आर छोटा है, तो आर आपका एक तरह से नेग्लिजिबल हो जाएगा, आर को ओमिट कर सकते हो। तो अब आई की वैल्यू क्या आ गई, अब आई की वैल्यू आ गई एन ई अपॉन एन आर, क्योंकि आर जो कैपिटल आर था वो तो आपने नेग्लिजिबल मान लिया। एन से एन कैंसिल हो गया, तो आई इज इक्वल टू क्या आ गया, ई बाई आर। यानी जो करंट मिल रही है वो आपको एक सेल के ईएमएफ से निकलने वाली करंट के ही इक्वल है, यानी आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। यानी कितने भी आप सेल लगा दो, आप 10 लगाएं, 20 लगाएं, 30 लगाएं, 40 लगाएं, कितने भी आप सेल लगा लें, आपको जो करंट मिल रही है वो केवल एक सेल से मिलने वाली ही करंट निकल रही है। तो इसका मतलब हो गया ये कॉम्बिनेशन हमारे लिए यूजफुल नहीं है, ये हमारे लिए कोई एडवांटेज नहीं है। सेल्स तो हमारे बहुत सारे यूज हो रहे हैं, लेकिन करंट हमको केवल एक सेल के बराबर यूज हो रही है। तो इस तरह से आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में जो मैक्सिमम करंट होगी या जो करंट होगी वो इतनी होगी, और वो तभी हमको बेनिफिशियल है जब आपका जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो वो हैवी लोड का हो, हैवी रेजिस्टेंस हो। तो इसको आप नोट कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट इसके आगे चलेंगे। नेक्स्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जैसे पीछे हम लोगों ने देखा था सीरीज में सारे सेल लगाए थे, अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाएंगे। तो इस तरह से हमारे कई सेल्स लिए हैं, तो एक सेल आपका ये हो गया, एक सेल दूसरा सेल ये हो गया, और ऐसे कई सारे सेल्स यहां पर होंगे बीच में, जिनको डॉट डॉट करके हमने यहां पर शो किया हुआ। इस तरह से कई सारी रोज होंगी, एक रो हो गई, फिर 2 रो हो गई, 3 रो, 4 रो, इस तरह से कई सारी रोज हैं आपकी। और सपोज n रोज हैं, यानी टोटल n सेल लिए हैं। एक सेल लगाया हमने, फिर दूसरा सेल लगाया, फिर तीसरा सेल लगाया, फिर इस तरह से हमने n सेल लगाए हैं, और सारे सेल आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने ऐड करके रखे हुए हैं। ठीक है, और इन सबके साथ इनका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस भी इनके साथ में होगा, जो कि यहां पर स्मॉल r से शो किया गया है। और फिर इस पूरा जो ये पूरा सिस्टम बन गया, तो पूरी एक बैटरी हो गई। अब इस सिस्टम को हम अपने किसी एक्सटर्नल लोड से जोड़ देते हैं, इस तरह से कैपिटल R से। ठीक है, तो अब यहां पर देखते हैं, तो ये तो आपके हो गए सारे सेल्स जो आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R हमने लगाया हुआ है। अब यहां पर कितना टोटल ईएमएफ मिल रहा है हमको, उसको देखना चाहेंगे, क्योंकि सीरीज में तो सारा ईएमएफ ऐड हो जा रहा था। वो इसलिए ऐड हो जा रहा था क्योंकि जो सेल से चार्ज निकल रहा था वो सारे पाथ, उनका जो पाथ था वो एक ही है, एक ही पाथ में सारे चार्ज मूव कर रहे थे। इसको इस तरह से समझ लीजिए कि बहुत सारे लोग एक ही रास्ते में चल रहे हैं, और रास्ते के अलग अलग चौराहों पर जो एक ही रास्ते के बीच में आ रहे हैं, और उस पे आपको पुश करने वाले लोग खड़े हुए हैं। तो जब आप यहां से भागते हुए आ रहे हैं और यहां पर कोई आदमी है, उसने आपको पुश कर दिया, फिर आप यहां पर पहुंचे, यहां पर उस आदमी ने आपको पुश कर दिया, फिर जब आप यहां पर पहुंचे, यहां पर किसी आदमी ने आपको पुश कर दिया, तो आपको एक तरह से कंटिन्यूअस एनर्जी मिलती जा रही है हर बैटरी के द्वारा। तो इसीलिए सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट एनर्जी आपकी NE हो गई थी, यानी सारे सेल्स की एनर्जी आपको सम हो गई थी, क्योंकि सबने आपको पुश किया था, सबने आपको एनर्जी सप्लाई की थी एक ही रास्ते में ट्रेवल करने के लिए। इसलिए टोटल एनर्जी आपकी NE हो गई थी सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब यहां हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। अब इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने इक्वल ईएमएफ यानी आइडेंटिकल सेल लिए हैं, जिनका रेजिस्टेंस और ईएमएफ सेम है। अब यहां पर जो आपका नेट ईएमएफ होगा वो एक कॉमन ईएमएफ होगा। उसका रीजन ये है, ऐसे समझ सकते हैं आप उसको, उसके एनालॉजी के रूप में, कि सपोज क्यू चार्ज आपके फर्स्ट जो ऊपर टॉप मोस्ट सेल है उससे निकलता है, सपोज Q1 चार्ज, और वो Q1 चार्ज E एनर्जी लेके आपका सर्किट में मूव करता है, और इस प्रकार से जब यहां सर्किट में जाएगा, वो सर्किट में एक्सटर्नल सर्किट में जाएगा, और फिर इस तरह से फिर वो वापस अपने बैटरी के या सेल के नेगेटिव टर्मिनल में आ जाएगा। यानी यहां पर जो चार्ज मूव कर रहा है वो E एनर्जी से मूव कर रहा है, जो उसको आपके फर्स्ट सेल ने दी थी। ऐसे ही दूसरे सेल से जो चार्ज निकला, सपोज वो Q2 निकला, वो भी E एनर्जी से साथ निकलेगा। एनर्जी को थोड़ी देर के लिए आप वेलोसिटी मान लीजिए कि यहां पर भी वो उसी वेलोसिटी से निकलेगा और वो यहां पर आ जाएगा। और यहां पर दूसरा चार्ज, पहले Q1 चार्ज मूव किया था, अब आपका Q2 चार्ज भी उसी एनर्जी यानी उसी वेलोसिटी से सर्किट में
रास्ते में मूव कर रहा है और वापस जाते समय वो अपने में वापस चला जाएगा अपनी इनिशियल बैटरी में। तो इस तरह से आपका जो रास्ता है, जो वे है आपका सर्किट का, उस रास्ते में सारे चार्जेस एक ही एनर्जी से चल रहे हैं, क्योंकि सारा ईएमएफ आपको जो दिया हुआ है, जितने भी सेल्स हैं वो सेल सब इक्वल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। बस कोई जो सेल होगा उससे Q1 चार्ज निकल रहा होगा, किसी सेल से Q2 चार्ज निकल रहा होगा, और इस तरह सर्किट में जो सारे चार्ज हैं वो एक ही एनर्जी यानी एक ही स्पीड से चल रहा है। और किसी एक रास्ते में आपके सभी चार्जेस को एक ही एनर्जी से चलना पड़ेगा, क्योंकि ये अलग अलग स्पीड से चलेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, वो फिर आपस में टकराएंगे। तो इसलिए आपका जब जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसमें सारे चार्जेस को आना पड़ रहा है, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे जब चार्ज आएगा तो सब एक ही एनर्जी से यहां पर आ सकता है, एक ही वेलोसिटी से आ सकता है। इसलिए बैटरी अलग अलग लगी हैं, लेकिन यदि सबका ईएमएफ एक है तो सारे चार्जेस का भी ईएमएफ यानी सारे चार्जेस की भी एनर्जी या पोटेंशियल सेम है, और वो एक ही स्पीड से इस रास्ते में आराम से जा रहे हैं और वापस फिर अपने अपने घरों में लौट भी जाते हैं। तो इसीलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो नेट ईएमएफ होगा आपके सर्किट के अक्रॉस वो कॉमन ईएमएफ होगा, और वो कॉमन ईएमएफ यहां पर ई ही रहेगा जो कि सबका इक्वल है। तो इसलिए जो भी चार्ज यहां पर चल रहा है वो किसी भी बैटरी से आ रहा है, उसकी एनर्जी ई रहेगी, यानी किसी की एनर्जी सम नहीं कर रही है। क्यों नहीं सम कर रही है? क्योंकि पहले वाले से जो चार्ज निकल रहा है उसको एनर्जी इस वाले सेल ने दे दी, अब इस चार्ज को इस वाले सेल से तो कोई एनर्जी मिल नहीं रही है, तो इसको तो वही एनर्जी ई मिलेगी और उसी ई एनर्जी से इस सर्किट में मूव करते हुए अपने सेल में वापस आ जाएगा। इसी तरह यहां वाला जो चार्ज निकल रहा है उस चार्ज का अमाउंट अलग हो सकता है, लेकिन उसको एनर्जी केवल ये वाला सेल दे रहा है और बाकी किसी सेल से उसको कोई एनर्जी नहीं मिल रही है, तो वो Q2 चार्ज भी उसी एनर्जी ई से आपका सर्किट में मूव करते हुए आ जा रहा है। तो यहां पर जो चार्ज मूव कर रहे हैं उनको सारी बैटरी से एनर्जी नहीं मिल रही है, सिर्फ अपनी अपनी बैटरी से एनर्जी मिल रही है, इसलिए सभी की एनर्जी केवल ई है, यानी कॉमन एनर्जी, कॉमन पोटेंशियल पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक कॉमन ईएमएफ ई रहता है। तो अब यहां पर हमने क्या कर दिया कि एन सेल्स ले लिए हमने जिसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हैं किसी एक्सटर्नल लोड आर के पैरेलल में। तो नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा? तो नेट ईएमएफ तो आपका ई बना रहेगा, अभी जैसे बता दिया कि सारे चार्ज केवल अपने अपने सेल से मिली हुई एनर्जी से निकलेंगे, और चूंकि सबकी एनर्जी ई है तो यानी सारे चार्जेस की जो कॉमन एनर्जी है वो भी आपकी ई रहेगी। अब इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? सब पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो सपोज कि नेट इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? रिवर्स निकालते हैं कि 1/R1 इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इस तरह से सारे इंटरनल रेजिस्टेंसेस को जो कि आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है सबको ऐड कर दिया, तो ये आ गया N/R, या नेट रेजिस्टेंस इंटरनल हो गया आपका R/N। तो इस तरह से आपने क्या किया, इस पूरी बैटरी का इक्विवेलेंट यहां पर जनरेट कर लिया। इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो गया कि इस पूरी बैटरी का जो नेट इफेक्ट है वो ईएमएफ के फॉर्म में तो ई है और रेजिस्टेंस के फॉर्म में R/N है, यानी इस पूरे सर्किट को आप इस तरह से बना सकते हो कि सिर्फ इतनी सारी बैटरी की बजाय केवल एक बैटरी लगा दी जिसका ईएमएफ है ई और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R/N, और वो अब आपके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से आपका जुड़ गया। तो ये तो R हो गया, ये वाला ये की हो गई, और जो ऊपर जितनी सारी पूरी जो बैटरी थी उस सबकी जगह क्या लगा दिया, केवल एक बैटरी लगा दी जिसका ईएमएफ है नेट ईएमएफ ई और जिसका नेट रेजिस्टेंस है R/N। तो अब सर्किट में करंट कितनी फ्लो करेगी उसको निकाल सकते हैं। करंट के लिए क्या करना पड़ेगा? करंट आई का मतलब होता है नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस का मतलब होता है इंटरनल रेजिस्टेंस और प्लस एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो होता है वो हमेशा इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है, तो इसलिए सिंपली वो आर हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, सिंपल। तो इस तरह से टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कितना आ गया? टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का आ गया R/N प्लस R, आपके इंटरनल में एक्सटर्नल सीरीज के फॉर्म में जुड़ गया। नेट करंट कितनी हो गई? तो नेट करंट टोटल ईएमएफ, इस केस में हमने देख लिया कि सारे चार्जेस जो आपके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में जा रहे हैं उन सबके पास एक ही एनर्जी है, एक ही सेल के द्वारा प्रोवाइडेड एनर्जी होगी, चाहे जितने सेल लगा दें आप, तो इसकी कॉमन एनर्जी यानी कॉमन पोटेंशियल हो गया ई। तो I इज इक्वल टू नेट पोटेंशियल ई अपॉन नेट रेजिस्टेंस जो कि हो गया R/N प्लस R।
अब इसको आप एलसीएम ले लें तो n से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और n आपका ऊपर भी चला जाएगा, तो I इज इक्वल टू NE अपॉन R प्लस NR आपकी करंट हो गई इस पर्टिकुलर गिवन सर्किट में, जहां पर भी सारे सेल आपके आइडेंटिकल हैं, एटलीस्ट उनका ई मैप सेम है और वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं और किसी रेजिस्टेंस से आपने ऐड करके रखा हुआ है। अब यहां पर भी दो केस बनेंगे जैसे पिछले केस में लिया था हम लोगों ने। क्या फर्स्ट केस होगा कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है आपके सेल का वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत छोटा हो, यानी जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो आप क्या कर सकते हो, इस आर को नेग्लिजिबल मान सकते हो। आर गायब हो जाएगा तो क्या बचेगा, एन ई अपॉन एन आर, और एन ई अपॉन एन आर का मतलब एन से एन कैंसिल हो गया, आई इज इक्वल टू क्या आ गया, ई अपॉन आर आ गया। तो यहां से ये हमको ये पता चल गया कि जब हम सेलों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं और उनका जो रेजिस्टेंस है, सेल का अपना खुद का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, यदि वो रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत कम है तो कोई फायदा हमको इतने सारे सेलों को लगाने से नहीं मिलता, क्योंकि आई जो मिल रही है वो केवल एक सेल के द्वारा मिलने वाली करंट है। अब आप सारे सेल हटा भी दें और केवल एक सेल लगा दें तो उससे भी सिंपली ई अपॉन आर, ई उसका हो गया ई मैप और आर हो गया उसका रेजिस्टेंस, ई अपॉन आर के बराबर करंट मिल सकती है। तो सीधा सा मीनिंग यहां पर ये हो गया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन आपके लिए उस समय फीजिबल नहीं है, उस समय एडवांटेजेस नहीं है जब आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत छोटा हो, तब आपको सेलों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में नहीं लगाना चाहिए। कब लगाना चाहिए, कैसा लगाना चाहिए, ये मैं लास्ट केस में देखा था कि जब इंटरनल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से बहुत छोटा हो तो हमें सेलों को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाना चाहिए था, क्योंकि तब सबका ई मैप ऐड हो जाता है और नेट करंट आपकी एन अपॉन आर के बराबर आती है। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में वही यहां पर डिसएडवांटेज हो रहा है। फिर क्या देखते हैं, यदि इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा हो, यानी ये आर वैल्यू जो है इनकी ये एक्सटर्नल लोड से बहुत ज्यादा हो, तो उस समय हम क्या करते हैं, उस समय देखिए फिर आपका जो आर होगा वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका एन ई अपॉन आर हो जाएगा, यानी अब करंट हो जाएगा एन ई अपॉन आर, यानी एक सेल से मिलने वाली करंट हो गई ई अपॉन आर और एन सेल से मिलने वाली करंट हो गई एन ई अपॉन आर। अब आपको जो करंट मिल रही है वो एन सेलों से मिल रही है, यानी आपका एन सेलों का यूज करना यहां पर बेनिफिशियल हो गया, आपको उनका फायदा मिल गया, आपको सारे सेलों से करंट मिल गई। जब सारे सेलों से करंट मिल गई यानी आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाने का यूज यहां पर सही है और हमको सारे सेलों का यूज हो रहा है। तो कब हम लगाते हैं, जब आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा हो आपके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तब हम सेलों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन देख लिया और पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लिया। इसके बाद हम लोग मिक्स्ड कॉम्बिनेशन को देखेंगे, इन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो अब यहां पर हम मिक्स्ड ग्रुप को देख रहे हैं। तो मिक्स्ड ग्रुप में देखिए क्या है, अभी हम सारे जो सेल ले रहे हैं वो आइडेंटिकल ले रहे हैं। आइडेंटिकल लेने के पीछे का रीजन ये है कि यदि हम अलग अलग ईएमएफ वाले सेल लेंगे तो फिर हमको वहां पर कुछ और लॉज का यूज करना पड़ेगा जो लॉज अभी हमने पढ़े नहीं, जैसे किरचॉफ फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। तो यहां पर क्या हो रहा है, कई सारे सेल्स लिए हैं जिनका ईएमएफ सेम है, तो एन सेल तो ले लिए हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एन सेल्स ले लिए हमने सीरीज में, और ऐसे जो कॉम्बिनेशन है वैसे हमने एम रोज ले ली। तो एक जो आपका रो होगी वो उसका ईएमएफ हो जाएगा टोटल एन ई और रेजिस्टेंस हो जाएगा एन आर इंटरनल, क्योंकि हर सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो आर होगा स्मॉल, और सारे सेल्स सीरीज में लगे हुए हैं तो सबका रेजिस्टेंस भी सीरीज में हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी एक रो की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी एन ई ईएमएफ और एन आर आपका टोटल रेजिस्टेंस। तो इस तरह से आपके फिर से केवल एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया, जैसे जस्ट पीछे हम लोगों ने पढ़ा है। अब यहां पर सिर्फ क्या हो गया कि यहां पर जो नेट टोटल नंबर ऑफ रोज हैं, जैसे पिछले वाले केस में एन रोज थी और यहां पर कितनी है, एम रोज है, और जो ईएमएफ बन रहा है एक रो का वो कितना बन रहा है, एन ई, जो रेजिस्टेंस बन रहा है एक रो का वो कितना बन रहा है, एन आर। अब ठीक पिछला वाला क्वेश्चन हो गया जो जैसा हमने पिछला वाला किया था कि वहां पर ईएमएफ ई था, रेजिस्टेंस आर था और वो पैरेलल लगे थे, और फिर वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस
आर से आपके की के द्वारा जुड़ गए थे। तो ठीक इस क्वेश्चन को आप इस तरह से फिर कन्वर्ट कर लिया कि हर आपकी रो, ईच रो इज नाउ कन्वर्टेड इनटू एनी। ठीक है, इस तरह से। तो अब ये ठीक पिछला वाला क्वेश्चन हो गया, उसी तरह से करेंगे। तो हम यहां पर लिख लेते हैं कि सपोज सारे हमने ई सेल लिए, इंटरनेशनल आर है, कितने सेल हैं, एन सेल हैं आपकी सीरीज में। तो नेट रेजिस्टेंस हो गया आपका एनई, नेट रेजिस्टेंस आपका सीरीज क्या हो गया, एनआर हो गया, ये हो गया एनआर, ये हो गया एनई। फिर बाकी ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी है, तो नेट पैरेलल क्या हो जाएगा देखिए। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे निकालेंगे, हर रो का रेजिस्टेंस एनआर है, इसका भी एनआर रेजिस्टेंस है, इसका भी एनआर रेजिस्टेंस है, इसका भी एनआर है, इसका भी एनआर है, और ऐसी एम रोज है। तो एम टाइम इसको रिवर्स ऑर्डर में हम जोड़ देंगे, 1/R1 प्लस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इस तरह से। तो टोटल कितना हो जाएगा, एम टाइम जोड़ेंगे क्योंकि एम आपकी रोज है, 1 2 3 4 5 एम। तो एम पैरेलल कॉम्बिनेशन, एम रोज है पैरेलल में, तो एम टाइम्स इनको इनवर्स में जोड़ेंगे तो हो जाएगा M/NR। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आपकी पूरी बैटरी का कितना हो गया जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो हो जाएगा आपका यहां से R1 इज इक्वल टू NR/M। इसका रिवर्स कर देंगे आप तो R1 निकल आएगा। तो इस तरह से टोटल रेजिस्टेंस आपका आ गया इंटरनल R1 NR प्लस M। तो अब इस पूरी बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया वो तो हो गया NR/M, और एक रो का ईएमएफ NE है, सारी रो का NE है, तो कॉमन ईएमएफ भी कितना हो गया, वो NE हो गया, जैसा कि पिछले केस में देखा था जब सेल्स हमारे इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। तो नेट ईएमएफ आपका NE हो गया। करंट कितनी हो गई, तो करंट के लिए आपको टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, टोटल के लिए इंटरनल और प्लस एक्सटर्नल। एक्सटर्नल हमेशा इंटरनल के सीरीज में होता है, तो नेट रेजिस्टेंस हो गया आपका NR/M प्लस R। तो अब करंट कितनी हो जाएगी, करंट हो जाएगी टोटल ईएमएफ जो कि NE है, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। तो इस तरह से आपका जो नेट करंट है वो ये आ गया। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, एम एलसीएम ले लें, तो एम का आर में मल्टीप्लाई होगा और एम ऊपर भी चला जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा MNE/NR प्लस MR। तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में जहां पर n सेल आपके सीरीज में हो और वैसी m रोज हो, तो वहां पर जो नेट करंट होगी MNE/NR प्लस MR होगी, और इसको हमने यहां पर इक्वेशन 1 कह दिया। तो अब क्या देखना है हमको कि अब यहां पर कब हमको करंट मैक्सिमम होगी, इस कॉम्बिनेशन का फायदा हमें कम है। तो देखें यहां पर आपने देखा I इज इक्वल टू MNE/NR प्लस MR है। अब यदि I मैक्सिमम हो तो उसके लिए ये जरूरी है कि डिनोमिनेटर की वैल्यू मिनिमम हो। अब डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती, क्योंकि 0 के लिए तो आपका रेजिस्टेंस 0 होने चाहिए, और वो पॉसिबल नहीं है, उसमें तो इन्फिनाइट आपकी करंट हो जाएगी, तो ये तो कंडीशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये है कि NR प्लस MR की वैल्यू कम से कम होनी चाहिए, और वो कम से कम क्या हो सकती है, उसको हम यहाँ पर इसको ब्रेक करते हैं NR प्लस MR को इस तरह से कि NR प्लस MR इज इक्वल टू हो जाएगा √NR माइनस √MR होल स्क्वायर प्लस 2√MNRR। अब ये कैसे आ गया, इसको आप ऐसे समझिए कि A प्लस बी को आप लिख सकते हैं A माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2AB। कैसे, इसको ओपन करिए, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, और ये 2AB प्लस का, तो ये 2AB प्लस का ये वाला, तो ये 2AB कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपका A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। अब यहां A प्लस बी है, तो यहां पर क्या कर दें, यदि √A माइनस √B कर दें और यहां √AB कर दें, तो स्क्वायर खोलेंगे तो ये A स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर खोलेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा, तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और आपका क्या आ जाएगा, A प्लस बी आ जाएगा। यानी A प्लस बी को आप लिख सकते हो √A माइनस √B होल स्क्वायर प्लस 2√AB। तो वही यहां पर लिखा गया है, A प्लस बी को √A माइनस √B होल स्क्वायर प्लस 2√A√B। इसको ब्रेक करने से क्या फायदा हो गया, इसको ब्रेक करने से ये फायदा हो गया कि देखिए अब ये वैल्यू एक आ गई जिसमें हम मिनिमम का केस ढूंढ सकते हैं। ये वैल्यू तो मिनिमम मैक्सिमम हो नहीं सकती, डिपेंड करता है R और R पे, लेकिन इस वैल्यू को हम चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या हो कि ये वैल्यू एटलीस्ट 0 हो जाए, तो कम से कम इतना पोर्शन आपके NR प्लस MR में से गायब हो जाएगा और आपकी वैल्यू जो आएगी वो मिनिमम आ जाएगी। यानी मिनिमम के लिए आपकी जो ये वैल्यू है
वो कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। जब ये 0 हो जाएगी तो ये आपका मिनिमम हो जाएगा और आई आपका मैक्सिमम हो जाएगा। और जब ये वैल्यू मिनिमम होगी तो दिस शुड बी इक्वल टू 0, तो दिस शुड बी इक्वल टू 0 कर देंगे। 0 कर देंगे तो आपका ये आ गया, और इसको सिंप्लीफाई करें तो इस तरह आ गया, और सिंप्लीफाई करें स्क्वायर कर दें तो NR इज इक्वल टू MR आ गया। यानी NR की वैल्यू MR के इक्वल होगी तो आपकी करंट यहां पर मैक्सिमम होगी। अब इनमें आपस में देख लें तो कैपिटल R कितना हो गया, NR अपॉन M, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के N अपॉन M टाइम्स है, N अपॉन M टाइम्स है आपके इंटरनल रेजिस्टेंस के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो आपकी करंट मैक्सिमम होगी। और N क्या है, नंबर ऑफ सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन, M क्या है, ऐसे सीरीज कॉम्बिनेशन के M पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से NR अपॉन M क्या है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ होल बैटरी, NR बाई M टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ होल बैटरी। मतलब यदि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का, एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल है तो वहां पर करंट मैक्सिमम होती है। सो इन मिक्स्ड ग्रुपिंग द करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट विल बी मैक्सिमम एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल है तो करंट आपकी मैक्सिमम हो जाएगी। अब ये वैल्यू पुट कर दें आप इक्वेशन 1 में, तो I इज इक्वल टू NE अपॉन NR अपॉन M प्लस R था, और यहाँ पे NR अपॉन M प्लस इक्वल टू R कर दें तो I इज इक्वल टू जाएगा NE अपॉन 2R। तो इस तरह से मैक्सिमम करंट कितनी आ गई, NE अपॉन 2R आ गई आपके मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में, N बाई 2 E अपॉन R। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपके इस मिक्स्ड कॉम्बिनेशन को स्टडी कर लिया। नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर इसी से रिलेटेड, जिनमें से कुछ चीजों को अभी समझेंगे और फिर बाद में हम जब किरचॉफ के लॉज स्टडी कर लेंगे तब उसको भी हम देख लेंगे। अब हम देखते हैं कि कुछ आपके डिफरेंट सेल्स हों, यदि वो सीरीज में हों, और डिफरेंट सेल्स यदि आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो, तब हम किस तरह से इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालते हैं। तो जैसे पहले हम देख रहे हैं, सपोज व्हेन टू सेल्स ऑफ डिफरेंट ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब यदि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं होती इसमें। सीरीज कॉम्बिनेशन में यदि आपके डिफरेंट ईएमएफ के सेल लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पे E1 और E2 का लगा हुआ है, तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि जो सेल्स हैं उनमें से किसी एक से आपको करंट एज्यूम करनी है, कि सपोज फर्स्ट सेल से हमने करंट एज्यूम की और वो पॉजिटिव डायरेक्शन से इमिट होगी। अब यहां से यदि करंट एग्जिट हो रही है, इमिट हो रही है, तो आपको नेगेटिव टर्मिनल पर इंटर करेगी, तो इस तरह से नेगेटिव टर्मिनल पर इंटर करेगी। अब आपको देखना जो आपने करंट चूज करी है वो सेकंड जो आपका ईएमएफ दिया है उस सेल के हिसाब से वो करंट का बिहेवियर क्या है। तो सेकंड सेल का पॉजिटिव टर्मिनल आप ये देख रहे हैं, और पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा करंट इमिट करती है। तो ये जो करंट इस पॉजिटिव टर्मिनल से इमिट करेगी, क्या ये उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपने फर्स्ट वाले सेल से करंट को चूज किया था? तो आप पाएंगे कि जब दोनों सेल से निकलने वाली करंट एक डायरेक्शन में जा रही है तो उस कंडीशन में उनका जो नेट ईएमएफ हो जाएगा वो ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही सेल करंट चार्ज के फ्लो करने में हेल्प कर रहे हैं। और जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा ऐड करता है, क्योंकि रेजिस्टेंस में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, रेजिस्टेंस सिर्फ ऐड होता है। तो जब भी कोई भी सेल किसी भी कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्वल ईएमएफ का हो या नॉन इक्वल ईएमएफ का हो, सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो, जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो हमेशा ऐड होगा। जबकि जो ईएमएफ होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो जो सेल्स हैं वो करंट को फ्लो करने में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं या एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। यदि वो हेल्प कर रहे हैं तो उसमें से किसी एक सेल के निकलने वाली करंट की डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव कंसिडर करना पड़ेगा, तो वो सेल का ईएमएफ पॉजिटिव हो जाएगा, और जो दूसरा सेल उस करंट की डायरेक्शन के अगेंस्ट में आपको करंट फ्लो कर रहा होगा उसको आप नेगेटिव ले लोगे। तो जैसे पहले एग्जांपल में तो दोनों ही सेल सेम डायरेक्शन में करंट को फ्लो करने में सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए नेट ईएमएफ दोनों को ऐड हो जाएगा। तो नेट ईएमएफ यहाँ पर E1 प्लस E2 हो गया। और रेजिस्टेंस जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है यदि वो सीरीज में है तो वो हमेशा ऐड होगा। अब सेकंड एग्जांपल यहाँ जो दिया गया है, यहाँ पर दो सेल हैं, दोनों अलग अलग एम्पलीट्यूड के हैं, E1 और E2 के, लेकिन आप देखिए एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट निकल रही है, यदि वो डायरेक्शन जो नेगेटिव एक्सेस में इसको हम पॉजिटिव मानते हैं,
तो जो दूसरा सेल है उससे करंट निकल रही है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से, जो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। तो दोनों ही करंट आपकी अपोजिट डायरेक्शन में हैं। इसका मतलब जो सेल है एक दूसरे को सपोर्ट न कर करके अपोज कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, फिर से दोनों सेल आपस में अपोज कर रहे हैं, तो किसी एक सेल को हमको निगेटिव माना होगा, किसी एक सेल को पॉजिटिव। तो यदि हमने इस फर्स्ट वाले सेल से निकलने वाली करंट को हमने कंसिडर किया तो सेकेंड सेल में वो करंट इंटर करेगी, क्योंकि करंट की डायरेक्शन तो पूरे एक सर्किट में एक ही होगी। तो यदि हमने ये करंट मान ली इस तरफ वाली, तो फिर इस तरफ भी करंट इसी डायरेक्शन में होगी, और ये करंट आपकी इस सेकेंड सेल के लिए अपोजिट हो गई, क्योंकि सेकेंड सेल से करंट तो इस तरफ जानी चाहिए, जबकि आपने जो करंट कंसीडर करी है वो इसके अंदर इंटर कर रही है पॉजिटिव टर्मिनल पे। इसलिए जो E2 होगा वो नेगेटिव का हो जाएगा, यानी अपोज कर रहा होगा। तो नेट ईएमएफ E1 पॉजिटिव का लेंगे, क्योंकि E1 की डायरेक्शन में ही आपने करंट को कंसीडर किया है, और E2 को फिर नेगेटिव ले लेंगे, क्योंकि उसमें करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है उसकी टेंडेंसी के हिसाब से। तो नेट ईएमएफ हो जाएगा E1 माइनस E2। लेकिन जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो हमेशा ऐड होगा, तो ऑलवेज ऐड। तो इस तरह से सेल्स आपके डिफरेंट ईएमएफ के सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हैं, तो या तो वो ऐड हो जाएंगे नेट ईएमएफ या वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, डिपेंड करेगा उनकी पोलैरिटी के ऊपर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कोई विशेष, चाहे वो आपके सेम ईएमएफ हो तो भी ऐड होंगे या डिफरेंट ईएमएफ हो तो भी आपका वो ऐड होगा, डिपेंड करेगा पोलैरिटी के हिसाब से। ओके, अब हम देखते हैं व्हेन टू सेल्स ऑफ डिफरेंट ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी दो सेल्स लेंगे जो डिफरेंट ईएमएफ के होंगे और उनका रेजिस्टेंस भी अलग अलग होगा। तो इससे पहले हम पुरानी चीजों को देख लेते हैं एक बार, कि जब हम ऐसे सेल्स लेते हैं जो इक्वल पोटेंशियल के होते हैं और वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे होते हैं, और यहाँ उनके इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है वो 1 ओम है। तो जब पैरेलल में दो सेल्स होते हैं तो उनका जो नेट इफेक्ट होता है वो इक्विवेलेंट टू किसी एक सेल के बराबर होता है, जब वो इक्वल पोटेंशियल के होते हैं, यानी दोनों 5 वोल्ट के हैं, तो जो आपका इक्विवेलेंट वोल्टेज हो गया वो भी 5 वोल्ट का हो गया। जो नेट रेजिस्टेंस जब निकालेंगे तो वहां पर जरूर ध्यान देंगे कि नेट रेजिस्टेंस यदि सेल पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो आप उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह ही सॉल्व करेंगे, यानी 1/r = 1/1 + 1/1, यानी 2/1, या r = 1/2 या 0.5 ओम। तो इस तरह से ये जो कॉम्बिनेशन है आपका, इसका कॉमन पोटेंशियल कोई एक वोल्टेज ले लेंगे 5 वोल्ट, और उनके बीच का रेजिस्टेंस जो होगा टोटल वो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह सॉल्व करेंगे। तो यहां पे ये बात ध्यान रखने की है कि यदि आपका सेल का जो पोटेंशियल है वो सेम है, ये रेजिस्टेंस आपके यदि अलग अलग भी हो जाएं तो भी जो कॉमन पोटेंशियल होगा वो वही रहेगा 5 वोल्ट। जैसे यहाँ 5 वोल्ट के हैं और एक रेजिस्टेंस आपका 1 ओम है, और सपोज दूसरा रेजिस्टेंस 2 ओम हो जाए और ये सेल पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इनके रेजिस्टेंसेस अलग हो जाने के बाद भी जो नेट पोटेंशियल होगा, नेट पोटेंशियल इनका वही 5 वोल्ट ही रहेगा, कीपिंग इन माइंड कि उनका इंडिविजुअल पोटेंशियल सेम होना चाहिए। अब रेजिस्टेंस यदि अलग है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब आप रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालोगे तो जैसे 1/1 + 1/2 करेंगे यहाँ पर, और ये हो जाएगा आपका सॉल्व कर सकते हैं आप, तो ये एलसीएम 2 लेंगे तो ये 2 + 1, तो ये हो जाएगा 3/2, और इसका रिवर्स करेंगे तो आप आएगा r = 2/3 आ जाएगा, ये तो 3/2 हो जाएगा, और रिवर्स करेंगे r = 2/3 आ जाएगा, तो 0.66 समथिंग हो जाएगा आपका। तो रेजिस्टेंस आपका चेंज हो जाएगा यदि वो अलग अलग रेजिस्टेंसेस के सेल्स हैं, लेकिन यदि सेल का पोटेंशियल सेम है और वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो फिर उनका वोल्टेज जो होगा वही होगा जो किसी एक सेल का होगा। अब जैसे नीचे देख लें, नीचे आपके दो सेल ऊपर लगे हुए हैं 3 वोल्ट और 5 वोल्ट के सीरीज में, तो नेट वोल्टेज तो हो गया आपका 8 वोल्ट, क्योंकि दोनों सेल एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं करंट फ्लो करने में, और नीचे भी 8 वोल्ट है, तो ऊपर भी 8 वोल्ट हो गया, नीचे भी 8 वोल्ट है, तो कॉमन पोटेंशियल क्या बन गया, 8 वोल्ट बन गया। तो इस प्रकार से जब भी कभी सेल आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे तो उनका इक्विवेलेंट पोटेंशियल निकालना बड़ा आसान होगा, वो किसी एक पोटेंशियल को ही आप ले लेंगे, उनमें से किसी एक सेल का ही वही कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा। लेकिन जब आपके सेल अलग अलग ईएमएफ के हों, एक E1 का हो और एक E2 का हो, रेजिस्टेंस उनके सेम हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, अब
सेल का ईएमएफ अलग अलग है और वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में एज ए कंप्लीट बैटरी वर्क कर रहे हैं और उनको बाहर किसी पॉइंट से आप कनेक्ट कर रहे हो, तो उस केस में जो सेल की ईएमएफ अलग अलग होने से जो कॉन पोटेंशियल होगा उसको निकालने का फॉर्मूला है E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2। और जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो तो आपका वैसे ही निकाल लेंगे, दो सेल रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस क्या होता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, अब सपोज यहाँ 3 आपके सेल्स हों तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको वैसे तो किरचॉफ्स लॉ से करते हैं इसको, लेकिन एक शॉर्टकट मेथड भी है कि सपोज एक सेल E1 है R1 रेजिस्टेंस का, दूसरा सेल E2 है R2 रेजिस्टेंस का, और एक तीसरा सेल सपोज E3 है और इसका रेजिस्टेंस कोई R3 है, और ये सब आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हैं और इनको आप किसी बाहरी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में आप करंट इनकी फ्लो कराना चाहते हैं, यानी पूरा जो ये सिस्टम है वो एज ए बैटरी वर्क कर रहा है यहाँ पर। तो उस केस में क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं कि हम पहले एक्सटर्नल सर्किट को हटा देते हैं। अब एक्सटर्नल सर्किट को हटा करके हम देखते हैं कि ये सेल आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। तो अभी इंडिविजुअल देखें, अकेले अकेले इन सेल्स को देखें कि ये केवल एक सेल होता है ऊपर वाला, जैसे E1 उसका ईएमएफ है, रेजिस्टेंस R1 है, तो इससे जो फ्लो होने वाली करंट होगी I1, वो I1 हो जाती है आपका ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस R1। ऐसे ही दूसरा सेल है वो आपका E2 है और रेजिस्टेंस R2 है। यदि ये सिंपल अकेला होता तो इससे फ्लो होने वाली करंट हो जाती है अभी कितनी, E2 अपॉन R2, ऊपर E1 अपॉन R1 थी। ऐसे ही तीसरा सेल है, इस तीसरे सेल से निकलने वाली करंट I3 मान लो हो जाएगी, ऊपर I2 हो गई थी। अब I3 क्या हो जाती, यदि ये अकेला सेल होता तब की बात कर रहे हैं। इफ इट वाज अलोन, यानी आपका जो E3 सेल है, ये E3 सेल अकेला होता है तो E3 इज इक्वल टू R3, E3 इसका ईएमएफ हो गया और रेजिस्टेंस इसका R3 हो गया आपके सेल का, और ये अकेला होता तो क्या करंट फ्लो करता, I3 इज इक्वल टू E3 अपॉन R3 फ्लो करता। अब ये कंबाइंड है तो कंबाइंड में इस प्रकार से ऊपर से I1 करंट, इस वाले बीच वाले से I2 और नीचे वाले E3 से I3 हो रही है, और ये कंबाइंड आपका किसी सर्किट से अटैच है। तो नेट करंट कितनी जाएगी, सपोज I जाएगी, तो नेट करंट क्या हो गई, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 का मतलब क्या हो गया, E1 अपॉन R1, I2 का मतलब क्या हो गया, E2 अपॉन R2, I3 का मतलब क्या हो गया, E3 अपॉन R3। और नेट I का मतलब क्या होता है, नेट I का मतलब होता है नेट इक्विवेलेंट I टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। यानी इस I को आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि I इज इक्वल टू क्या हो गया, इक्विवेलेंट ईएमएफ यानी टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो ये कितना आ रहा है आपका, ये आ रहा है E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3। तो इस तरह से नेट E कितना हो गया, यदि हम नेट E की बात करें, इक्विवेलेंट की बात करें तो इक्विवेलेंट क्या हो गया, तो E इक्विवेलेंट हो गया, यानी इक्विवेलेंट ईएमएफ या टोटल ईएमएफ क्या हो जाएगा, देखिए R इक्विवेलेंट का इस तरह मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3। ऐसे ही मान लो चौथा भी लगा हुआ है, 5 भी लगे और जितने भी लगे हैं वो सब इसी तरह से आप ऐड करते जाएंगे। तो E इक्विवेलेंट हो गया E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन R इक्विवेलेंट। तो ये एक आपका फाइनल फॉर्मूला आ गया। कभी भी कोई भी सेल किसी भी ईएमएफ या किसी भी रेजिस्टेंस का आपका किसी भी ईएमएफ या किसी भी रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा है तो नेट ईएमएफ निकालने का ये फॉर्मूला हो गया, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 अपॉन R इक्विवेलेंट। और R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो गया, सारे आपके रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट का मतलब हो गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो इस तरह से फाइनली हम यदि कहें कि नेट इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या आ गया, तो आ जाएगा आपका E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 अपॉन
ये आपका आर इक्विवेलेंट था, ये आर आपका इक्विवेलेंट था, और आर इक्विवेलेंट कितना आया, ये यहाँ पे आर इक्विवेलेंट लिया था, ये आर इक्विवेलेंट क्या आ गया, ये आ गया, यानी 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये आपका फॉर्मूला आ गया। कभी भी कितने भी सेल आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो, अलग अलग ईएमएफ अलग अलग रेजिस्टेंस के, तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ आप ऐसे निकाल लें। अब मान लीजिए एक सेल और लगा है पैरेलल में, तो आप यहां पर आप लिख दीजिए E4/R4 और यहाँ 1/R4, और लगे हैं तो और आप ऐसे ही ऐड कर दीजिए। ठीक, अब यहां पर केवल 2 सेल लगे थे इस केस में, जो हमारा एग्जांपल, इसमें 2 सेल लगे थे, यानी आपका ये पोर्शन नहीं था, केवल 2 सेल थे। अब देखिए इनको एलसीएम लीजिए, तो R2 का तो मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो इस R2 को ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा E1R2 प्लस इस R1 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा E2R1, और अपॉन में इनका एलसीएम R1R2 आ जाएगा, R1R2, और फिर पूरे के अपॉन क्या है, पूरे का अपॉन है 1/R1 प्लस 1/R2, और 1/R1 प्लस 1/R2 क्या करेंगे, एलसीएम तो हो जाएगा R1R2, और ऊपर क्या हो जाएगा R2 प्लस R1। इस R1R2 से ये R1R2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया फॉर्मूला, यही फॉर्मूला आपका आ गया, E इज इक्वल टू E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2। तो सिर्फ 2 सेल हैं, तो आप डायरेक्टली इसको याद कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही 2 से ज्यादा होंगे तो यहाँ पे काम ना करके आप सीधे ये वाला फॉर्मूला याद करिए, पूरा जो फॉर्मूला है, और इसी सीक्वेंस में 2 हो, 3 हो, 4 हो, आप कैसे भी सेल रख के नेट ईएमएफ निकाल सकते हैं। ये तब काम आएगा जब आपके जो सेल्स होंगे उनका जो ईएमएफ होगा वो अलग अलग होगा और वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे, तब आपको इस तरह से नेट ईएमएफ आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब आप इसको नोट कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट चीज को देखेंगे। यहां पर नेक्स्ट है मैक्सिमम पावर थ्योरम, इसको अब हम नेक्स्ट टर्न पर करेंगे, इस टर्न पर नहीं करेंगे। तो आज के लिए ही इतना ही, नेक्स्ट टर्न पर इनको आगे बढ़ाएंगे और कुछ और चीजों को देखेंगे, किरचॉफ्स लॉ करेंगे, कुछ क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।